दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में अपने 160वें लेक्चर को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 4771 से लेकर के 4800 के सवालों को। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे दोस्तों हम 5000 सवालों के निकट पहुँच जाएंगे और आज हम 4800 सवाल कंप्लीट करने वाले हैं। इसी सीरीज में दोस्तों 150 लेक्चर जो आपको दिया गया था वो इतिहास से संबंधित था, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित तमाम प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ा गया। और अगली बार दोस्तों हम लोग स्टार्ट किए भारतीय संविधान की क्लास। तो भारतीय संविधान की आज 10वीं क्लास है, क्योंकि 151 नंबर से चल रहा था, तो आज 10वें नंबर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों नागरिकता का अर्जन। ठीक है, यानी किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके पहले भी नागरिकता वाले चैप्टर पर मैंने कई प्रश्न आपको कराए हैं, जिसमें हम लोगों ने किया था कि नागरिकता जो है ये भाग 2 में दिया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 से तक के जो प्रावधान है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। आज की क्लास में दोस्तों नागरिकता कैसे अर्जित की जाती है, यहां से बड़े कठिन सवाल बनते हैं। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा सर कि नागरिकता जैसा छोटा चैप्टर तो एक पार्ट में हो जाना चाहिए था, ये नागरिकता का दूसरा पार्ट क्यों? तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो परीक्षा में आता है। लिखा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत में कब जन्मे व्यक्ति को जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी? क्या कंडीशन है यहां पर, कब जन्मे व्यक्ति को, वो आपको बताना पड़ेगा। या फिर किसी भारतीय के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां किस विधि से नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं, या कोई विदेशी व्यक्ति किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, नाबालिग बच्चे को किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिल सकती है, किस वर्ष नागरिकता अधिग्रहण काल को 6 माह से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, चीजों को छोड़ कर पढ़ेंगे तो कभी भी आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों की डिमांड पर ही दोस्तों हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों नया बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जबरदस्त बैच है। मैंने आपसे कहा ना कि किसी भी विषय को एक बार पढ़िए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कि आप क्या करते हैं ना, एक ही विषय की तैयारी आप बार बार करते हैं, हर परीक्षा के लिए बार बार इतिहास पढ़ने बैठ जाते हो। नहीं, वो नहीं करना है, एक बार पढ़ लो। कोई भी एग्जाम होगा दोस्तों, सब एग्जाम इसके आगे फेल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों क्या है, हिंदी विषय भी लॉन्च की जा चुकी है, तो ये दोनों बैच चल रहे हैं। बाकी दोस्तों पॉलिटी का एक नया बैच बहुत जल्द आप सभी के समक्ष आ जाएगा, और यूपी स्पेशल का भी बैच जो है बहुत जल्द आप सभी के समक्ष आने वाला, तो इसके लिए भी आप तैयार रहें। जानकारी चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, दोनों नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीधे आते अपने टॉपिक पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 160वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 4771 से लेकर 4800 की बातचीत करेंगे और नागरिकता के अर्जन से संबंधित ये सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको जवाब देना है। सवाल क्या कर रहा है, लिख रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत में कब जन्मे व्यक्ति को क्या हो सकती है, जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर जब ये नागरिकता अधिनियम आया, ठीक है, देखिए जो हमारा संविधान था, ये अलग बात है कि हमारे संविधान के किसमें याद रखेंगे, भाग 2 में क्या बताया गया दोस्तों, नागरिकता के बारे में बताया गया है। फिर हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 5 से लेकर 11 तक में दोस्तों ये नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। इतने से काम नहीं चल रहा था, इसीलिए तो सरकार को क्या बनाना पड़ा, यहां पर बनाना पड़ा नागरिकता अधिनियम। क्या बनाना पड़ता दोस्तों, नागरिकता अधिनियम बनाना पड़ा, जो आया था 1955 में। और इसी नागरिकता अधिनियम में यह बताया गया कि कब के जन्मे व्यक्ति को दोस्तों भारत की नागरिकता मिलेगी। तो यह कहा गया दोस्तों 26 जनवरी 1950। कब, अच्छा क्यों यही कहा गया 26 जनवरी 1950 ही क्यों? देखिए संविधान बन चुका था, संविधान लागू हो चुका था, और 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो इसमें यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिसका जन्म दोस्तों भारत में होता है, उस क्या माना जाएगा कि वह व्यक्ति जन्म से ही अपनी नागरिकता प्राप्त कर लिया है, ये कहा जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर तिथि का खेला है और ज्यादा नहीं, कुल मिला के 3-4 तिथियां हैं जो आपको याद रखना है। तो पहले तो आप 26 जनवरी 1950 वाली तिथि याद रखिए। दूसरा सवाल क्या लिख रहा है, भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, सवाल यहां से कठिन शुरू हो रहा, परंतु किस तिथि से पूर्व। एक और तिथि यहां दोस्तों आपको बताना है कि किस तिथि से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ये दोस्तों यहां पर कौन सी तिथि कही गई, तो यहां पर एक नई तिथि है दोस्तों 1 जुलाई 1950। ठीक है, याद रखेंगे, तो 1 जुलाई 1950। पहले वाला क्या था, 26 जनवरी 1950 था कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ
है तो व्यक्ति अगर भारत में जन्म हुआ तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा कंडीशन रखा गया कि उस 26 जनवरी से लेकर के कहां तक 1 जुलाई 1950 के पूर्व तक अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता पिता का जो जन्म है या उनके अंदर जो नागरिकता है उनके पास वो राष्ट्रीयता भारत की है तो दोस्तों तब भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यहां पे याद रखिए। अब आपके समझ में आएगा सर ये 1 जुलाई वाला स्टॉपेज क्यों लगाया, क्यों ऐसा क्यों कहा, बात का क्यों नहीं कहा। सुनिए दोस्तों, लिख रहा भारत में 1 जुलाई 1950 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल किस अवस्था में भारत का नागरिक माना जाएगा। इसीलिए तो दोस्तों यह 1 जुलाई आपको याद रखना। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई यह शर्त यहां पर निर्धारित होता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 जुलाई 1950 के बाद पैदा हुआ है तो कंडीशन क्या दोस्तों, जन्म के समय माता या पिता में से कोई भी एक कंडीशन है, चाहे माता चाहे पिता, इनमें से क्या होना चाहिए, कोई एक क्या होना चाहिए, कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारतीय नागरिक हो तभी दोस्तों क्या होगा, उस बच्चे को क्या माना जाएगा, जिसका जन्म 1 जुलाई 1950 को हुआ तब जाकर उसे नागरिक माना जाएगा, अन्यथा उसे नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक तो क्या था कि अगर बच्चे का जन्म भारत में हो गया तब तो नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन यहां पर दोस्तों शर्त कर दिया गया कि नहीं, केवल बच्चे के जन्म से मतलब नहीं है। क्यों? उस समय में दोस्तों बहुत सारे लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ रहे थे तो ऐसे नागरिकता नहीं मिल जाएगी। कहा गया माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर एक कंडीशन जोड़ा गया। अब सवाल परीक्षा में आता है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं क्या जवाब देंगे बताइए, जिनको इस बारे में जानकारी नहीं हो क्या जवाब देंगे, समझिए। और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अगला सवाल देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम। दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि नागरिकता अगर मैं अधिनियम की बात कर दूं, नागरिकता अधिनियम की बात कर दूं तो मैंने बताया था कि नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके संशोधन की बात कर दूं तो हमने पढ़ा था दोस्तों कुछ संशोधन कितने बार हुआ था, 6 बार अब तक संशोधन हो चुका है। कब दोस्तों पहला संशोधन कब हुआ था? तो याद रखेंगे जैसे 1955 है ना, तो याद रखेंगे दोस्तों जो पहला संशोधन हुआ वो हुआ 1986 में। ठीक है, जो दूसरा संशोधन हुआ वो हुआ 1992 में, जो तीसरा संशोधन हुआ हमने कहा था 3-5 याद रखना 2003 में, जो चौथा संशोधन हुआ वो आया था 2005 में, जो 5वां संशोधन हुआ वो आया 2014 में 2015 में, 14 में नहीं 2015 में, 14 में तो सरकार बनी थी। ठीक है, और जो छठा संशोधन हुआ ये हुआ था 2019 में। इस प्रकार दोस्तों आप याद रखेंगे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था। अब पढ़िए क्या लिखा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति किस अवस्था में भारत का नागरिक होगा? तो दोस्तों उस अवस्था पे जब उसके माता पिता में से कोई एक क्या हो, माता या पिता में से कोई एक या दोनों, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक या दोनों क्या हो सकता है, भारतीय नागरिक हों। क्या हो दोस्तों, भारतीय नागरिक हों, तब दोस्तों उसके बारे में विचार किया जा सकता है कि हाँ देखिए कई सारी शर्तें हैं, ये तो एक एक शर्तों के बारे में आपको बता रहा हूं कि इस तरह से याद रखेंगे, कोई एक नागरिक होना चाहिए। ये संशोधन जब आया तब दोस्तों ये सारी चीजें वहां पर आके जुड़ती हैं। लिख रहा किस तिथि के बाद जन्मे व्यक्ति को उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, या माता पिता में से कोई एक उस समय भारत का नागरिक हो, या दूसरा अवैध प्रवासी न हो। तो दोस्तों इसके लिए जो तिथि आया था ना वो आया था 3 दिसंबर 2004। क्या आया था दोस्तों, 3 दिसंबर 2004 आया था कि इस तिथि तक अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो चाहे माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, चाहे दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, और एक छिपा हुआ कंडीशन है अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है दोस्तों, अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, अवैध प्रवासी ना हो, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए प्रवासी हो चलेगा, अवैध प्रवासी ना माना जाए। ठीक है, लिख रहा 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति को किस प्रकार नागरिकता प्राप्त हो सकती है? तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1950 या उसके बाद कहां हुआ दोस्तों, भारत के बाहर पैदा हो गया अगर कोई व्यक्ति, तब कैसे होगा दोस्तों, तब उसे नागरिकता
मिलेगा, किस तरह से दोस्तों, आव्रजन द्वारा। किस तरह से मिलेगा, आव्रजन द्वारा नागरिकता मिलेगा, आव्रजन द्वारा। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एकदम साफ साफ परीक्षा में देता है। ठीक है, कि सीधे से याद रखना है कि अगर भारत के बाहर का व्यक्ति है तब उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, याद रखेगा आव्रजन द्वारा। ठीक है, और सवाल दिखाता हूं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला सवाल लिख रहा है कि किन व्यक्तियों के भारत में उत्पन्न बच्चे, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बच्चा भारत में पैदा होता है, कह रहा है भारत में जन्मे बच्चे के आधार पर नागरिकता की सामान्य शर्तें पूरा न करने के बावजूद भी क्या माना जाएगा, वो भारत के नागरिक माने जाते हैं। गजब कह दिया, कह रहा है कि शर्त पूरा ना हो तब भी भारत के नागरिक होंगे। क्या बात कर दिए, ये तो हम कह सकते हैं कि यह तो अपवाद है, या तो हम इसको क्या मान सकते हैं, अपवाद माने, या तो हम इसे विशिष्ट मान सकते हैं। तो सर दोनों में से क्या माना जाए, ये अपवाद नहीं है, ये विशिष्ट के केस में आता है। क्यों विशिष्ट सर, ये स्पेशल व्यक्ति हैं, याद रखेगा राजनयिकों के बच्चे। जी हाँ दोस्तों, राजनयिकों के बच्चे जो होते दोस्तों, अगर उनका जन्म होता है भारत में तो दोस्तों उनको कोई नागरिकता की शर्त वर्त पूरी नहीं करनी है, वो जन्म से ही भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन सिर्फ किस केस में, जब वो बच्चे राजनयिकों को, राजनयिक माने समझते हैं ना, राजदूत भाई। राजनयिक का तात्पर्य क्या है बताइए, राजनयिक का तात्पर्य क्या दोस्तों, राजनयिक का तात्पर्य है राज। थोड़ा सा कैमरा का इशू हो गया था, तो याद रखिएगा बहुत सारे राजदूत भारत में रहते हैं और बहुत सारे भारतीय राजदूत विदेशों में रहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए यहां पर स्पेशल कंडीशन है कि राजदूतों या राजनयिकों के जो बच्चे होंगे उनके लिए विशिष्ट प्रावधान है कि कोई भी शर्त पूरा न करने के बावजूद अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तो जन्म से ही क्या माने जाएंगे, भारतीय नागरिक माने जाएंगे। यही आपको सीखना है। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा है किसके अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न बच्चे जन्म के आधार पर नागरिकता की सामान्य शर्तें पूरा न करने के बावजूद भी नागरिकता के अधिकारी होते हैं। देखिए इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, लिख रहा है कि यहां पर राजनयिकों की बात किया और यहां पर क्या दोस्तों, जो शत्रुओं के अधीन है उनके बात करें। ठीक है, ऐसे लोग जो शत्रुओं के अधीन है, शत्रुओं के अधीन है, अगर उनके भी बच्चे दोस्तों भारत में पैदा होते हैं तो क्या माना जाएगा, वो भी जन्म से भारतीय नागरिक होंगे, चाहे शर्त पूरा हो चाहे शर्त पूरा न हो। ये दो विशिष्ट केस हैं, इनको विशिष्ट रूप में आप याद रखेंगे। लिख रहा भारत से बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति के जन्म के समय माता या पिता का भारतीय नागरिक होना, यह किस विधि से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखेगा, मैंने पहले ही बताया, भारत के बाहर वाला अगर शब्द देगा कहीं पर तो याद रखेगा आव्रजन द्वारा। ठीक है, आव्रजन द्वारा। ध्यान रखेगा, आव्रजन द्वारा की बात केवल तभी आएगी जब कभी परीक्षा में आपको क्या मिल जाए, भारत के बाहर जन्म। क्या मिल जाए, भारत के बाहर जन्म की बात होगी, तभी दोस्तों ये आव्रजन उत्तर होगा। अन्यथा कभी भी आप आव्रजन मत चूज करिएगा। परीक्षा में और भी कई सारे ऑप्शन देंगे, देशीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, ऐसे कई सारे ऑप्शन देंगे, लेकिन आपको चूज क्या करना है, आव्रजन चूज करना है। ठीक है, लिख रहा है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु किस तिथि से पूर्व भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति वंश के आधार पर, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। दोस्तों ये कौन सी तिथि की बात कर रहा था, तो यहां पर एक नई कंडीशन दोस्तों, ये कंडीशन बनाई गई थी दिसंबर 1992 में जब संशोधन हुआ था तब दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेगा उस कंडीशन में केवल पिता की बात की गई थी, तो इसको भी याद रखेगा 10 दिसंबर 1992। भाई पहली बार संशोधन कब हुआ, 1955 वाले में, 86 में हुआ, दोबारा संशोधन कब हुआ, 1992 में हुआ। तो 92 वाली कंडीशन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल क्या लिख रहा है, 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति किस अवस्था में वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, किस अवस्था में दोस्तों, तो याद रखेगा कंडीशन तो एक ही है ना, कि याद रखेगा जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व क्या होना चाहिए दोस्तों, चाहे माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, कोई एक क्या हो दोस्तों, भारतीय हो। यही कंडीशन था ना, कोई एक भारतीय हो। अगर ये कंडीशन है तो भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। लिख रहा है किसी भारतीय के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां, हमने पढ़ा था दोस्तों कि कोई भी स्त्री भारतीय नागरिक कब मानी जाएंगी, अगर वह स्त्रियां किसी भारतीय पुरुष के साथ क्या कर ले, विवाह कर ले। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन उनके साथ नहीं, उनके साथ भी कंडीशन होता है। फिलहाल क्या लिखा है, किसी भारतीय के साथ विवाह करने वाली स्त्रियां किस विधि से भारतीय नागरिकता
हमको मिलती है, याद रखेगा, पंजीकरण विधि से। किस विधि से दोस्तों? पंजीकरण विधि से, ठीक है, पंजीकरण। देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था आव्रजन विधि। आव्रजन विधि में क्या होता? भारत के बाहर जन्मा व्यक्ति अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता तो आव्रजन विधि से प्राप्त करेगा। और विदेशी स्त्रियां भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहती तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। भाई शादी कर दिया, सरकार को बताओगे तभी तो सरकार नागरिकता देगी। और बताओगे कैसे? पंजीकरण के माध्यम से बताओगे, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नागरिकता नहीं मिलेगी। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ है वह नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताबें आई हैं। आप एक मौका देकर जुड़िए हमारे साथ। देखिए अगर आपको विश्वास है कि नितिन सर के साथ पढ़ने में मजा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ने को मिलते हैं, क्वालिटी वाली चीजें मिलती हैं, कम समय में ज्यादा कवर हो पाता है, तो दोस्तों आप साथ बनाए रखिए, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है, आप जहां से चाहें वहां से ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, बशर्ते वो मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट से या मीशो से या अमेजन से, ठीक है। आगे सवाल देखिए, लिख रहा है भारतीय काउंसुलेट में, यहां दोस्तों भारतीय काउंसुलेट में भारत से बाहर जन्मे बच्चे का पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को किस आशय का शपथ पत्र देना पड़ेगा? तो माता पिता को यह शपथ पत्र देना पड़ता है कि जो बच्चा है उसका विदेशी पासपोर्ट नहीं बना है, विदेशी पासपोर्ट नहीं बना है, तब जाकर के दोस्तों ये उनको शपथ पत्र में देना पड़ता है। क्यों? भाई नागरिकता आपको भारत की चाहिए और बच्चे का पासपोर्ट बनवा रखा किसी दूसरे देश का, ये तो गलत है ना। तो इसीलिए दोस्तों यहां शपथ पत्र में उनको लिखित रूप से देना पड़ता है। किसको? उनके माता पिता को। बच्चा तो छोटा है, बच्चा तो अभी विदेश में पैदा हुआ है। ये काउंसुलेट के केस में दोस्तों तो याद रखिएगा, उसके पास किसी भी देश का पासपोर्ट ना हो। हमारे कहने का मतलब इतना है, ठीक है। और ना कब होगा? जब बना नहीं होगा तो नहीं होगा। आगे लिख रहा है भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क बच्चे, भारतीय नागरिकों के अल्पवयस्क मतलब जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है। क्या है दोस्तों? 18 वर्ष से कम, ठीक है, कम उम्र है जिसका, हम उसकी बात कर रहे हैं। लिख क्या रहा दोस्तों? अल्पवयस्क बच्चे तथा राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देश किसे कहते हैं पहले ये समझ जाइए। बहुत सारे बच्चे इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें राष्ट्रमंडल देश के बारे में पता नहीं है। राष्ट्रमंडल देश दोस्तों उन देशों को कहते हैं जो कभी न कभी क्या रहे हो दोस्तों? ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हो, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हो, ठीक है, उपनिवेश रहे हो, उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री, ठीक है, कॉमनवेल्थ। तो दोस्तों जो कभी न कभी इंग्लैंड या ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं उन्हीं देशों को रखा जाता है इसमें। तो अल्पवयस्क बच्चे हैं या फिर राष्ट्रमंडल देश के सदस्य हैं या फिर यहां पर आयरलैंड गणराज्य भी याद रखेगा, आयरलैंड गणराज्य के अगर वयस्क लोग भी हैं, यहां पर देखिए कंडीशन देखिए, वयस्क और स्वस्थ बच्चे हैं, तो किस विधि से ये भारत के नागरिक हो सकते हैं? दोस्तों कोई भी विदेशी व्यक्ति, अगर आपने भाषा में समझिए, कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर नागरिकता चाहता है तो भैया पंजीकरण करा ले, सिंपल सी बात है, पंजीकरण करा ले, रजिस्ट्रेशन करा ले भारत सरकार के पास नागरिकता के लिए। हाँ, रजिस्ट्रेशन कराने के पहले कुछ कंडीशन होता है कि कम से कम आप इतने दिन भारत में रहिए। पता चला आप रहते हैं विदेश में, नागरिकता आपको भारत की चाहिए। काहे को चाहिए भैया? अरे आप भारत में रहेंगे तभी तो भारत की नागरिकता मिलेगी। ऐसा थोड़े, ऐसे तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति बहुत सारे देशों का नागरिक बन सकता है। तो आपको रहना पड़ेगा भारत में, तब जाके मिलेगा, ठीक है। तो अगर इन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग पंजीकरण से, जैसे महिला है, कोई महिला भारतीय पुरुष से विवाह करके नागरिक तो बन जाएगी, लेकिन उसके पास आधार पैन कब मिलेगा या वोट देने का अधिकार कब मिलेगा? जब वो स्पेसिफिक टाइम बिता लेगी और रजिस्ट्रेशन करा लेगी, पंजीकरण करा लेगी, तभी दोस्तों अन्य सुविधाओं का लाभ ले पाएगी, अन्यथा नहीं। आगे देखिए, लिख रहा कुछ शर्तें पूरी करने के बाद कोई विदेशी व्यक्ति किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। देखिए मैंने पहले भी समझा दिया कि कोई भी विदेशी व्यक्ति है, कोई भी विदेशी व्यक्ति है दोस्तों, तो ये किसके, अच्छा देखिए यहां पे हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ा। अगर देखिए विदेश में जन्मे बच्चों की बात हो रही है, विदेश में जन्मे बच्चे की बात हो रही है, जन्मे बच्चे की बात हो रही है, तो हमने बताया था यहां पर याद रखेगा आव्रजन द्वारा, ठीक है, आव्रजन द्वारा, ठीक है। अगर विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहते हैं, क्या चाहते हैं? विदेशी
व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, पंजीकरण द्वारा, यही तो मैंने बताया था, पंजीकरण द्वारा यहां पर, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, यहां भी विदेशी व्यक्ति हैं, लेकिन दोस्तों कुछ शर्तें पूरी करने की बात है, तो पंजीकरण मेथड से भी हो सकता है। एक और मेथड है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं देशीकरण, क्या पढ़ते हैं हम, बोलते हैं इसे देशीकरण, ठीक है। तो इसके अलावा देशीकरण विधि से भी दोस्तों क्या हो सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें इसमें पूरी करने के बाद इनको नागरिकता मिल जाएगी। लिख रहा है, अच्छा क्यों ऐसा होता है, एक्चुअली होता है ना कि देखिए भारतीय मूल के जो व्यक्ति उनके लिए तो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई विदेश में बड़ा टैलेंटेड आदमी भारत में आ जाए, भारत का फायदा हो जाए, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग भारत की नागरिकता लेने तो और अच्छी बात है ना भाई, उससे क्या होगा, हमारा देश तरक्की करेगा। तो जो विदेश में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको भारत में आने का मौका दिया जाता है, इसलिए दोस्तों उनके लिए थोड़ा सा यहां पर रिबेट कर सकते हैं, बड़ा रियायत दिया जाता है। लिख रहा है विज्ञान के क्षेत्र में कोई एक्सपर्ट है, कोई कला के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई साहित्य के क्षेत्र में एक्सपर्ट है, कोई विश्व शांति के क्षेत्र में, कोई दर्शन के क्षेत्र में, कोई मानव विकास आदि के क्षेत्र में अगर कोई विशेष कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उन सभी को भारत की नागरिकता दी जा सकती। किस आधार पर, याद रखेंगे देशीकरण के आधार पर। किस आधार पर दोस्तों, देशीकरण के आधार पर दोस्तों इन लोगों को नागरिकता दिया जाता है। इन लोगों को ज्यादा कानूनी दांवपेच में लाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सरल तरीके से दोस्तों थोड़े बहुत शर्तों को पूरा करके ही यहां पर नागरिकता मिल जाती है। आप उद्देश्य समझो कि किस कारण से ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। आगे लिखे भारतीय मूल के, अच्छा ये व्यक्ति तो भारतीय मूल के हैं, मतलब भारतीय मूल का क्या है, सोर्स उनका भारत में रहा है, उनका जन्म विदेश में हुआ। ऐसे कई सारे व्यक्तियों का नाम हम लोग पढ़ते हैं कि भैया, अभी हम बात करते हैं कमला हैरिस की, ठीक है। तो कमला हैरिस दोस्तों वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब कमला हैरिस बारे में कहा जाता है भारतीय मूल की हैं, तो वो तो भारत में नहीं पैदा हुई हैं, वो तो भारत के बाहर पैदा हुई हैं, लेकिन उनका वंश जो रहा दोस्तों, ठीक है, वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ा रहा है। तो वही लिख रहा है भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने के ठीक पूर्व कितने वर्ष तक भारत में प्रवास करना अनिवार्य है। तो अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो कम से कम दोस्तों भारत में 5 साल अपना समय बिताया हो, तब जाकर उसे क्या दिया जाएगा, याद रखेंगे, तब उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, याद रखेंगे, और तब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना पंजीकरण विधि, ठीक है। तो इतना समय देने के बाद लिख रहा अविभाजित भारत, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब सीधे सीधे करा 1947 के पहले, तो लिख रहा अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रहा कौन व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है या बन सकता है। तो दोस्तों कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति बन सकता है, कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति क्या कर सकता है, पंजीकरण ले सकता है, बशर्ते उसके लिए शर्त तो 5 साल वाली बाद में अप्लाई हो जाएगी। लिख रहा है किसी भारतीय से विवाह करने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता प्राप्ति के आवेदन से ठीक पूर्व कितने वर्ष तक दोस्तों रहने का है। तो बताया ना, कोई महिला अगर विवाह कर रही है तो क्या होगा, तो दोस्तों पंजीकरण मेथड से तो आ जाएगी, लेकिन 5 साल समय तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। 5 वर्ष का समय तो बिताना पड़ेगा। ऐसा थोड़े कि विवाह करते तुरंत जो, अच्छा 5 नहीं, यहां पर इस केस में दोस्तों 7 वर्ष का केस रखा गया, ठीक है। इस केस में याद रखेगा 7 वर्ष रखा गया है। लिख रहा किसी भारतीय से विवाह करने वाले व्यक्ति के लिए नागरिकता प्राप्ति आवेदन से ठीक पूर्व कितने वर्ष तक प्रवास करना जरूरी दोस्तों, तो कम से कम दोस्तों 7 साल जो है रहा है। अन्य लोगों के लिए 5 ही साल है, लेकिन विवाह के केस में 7 साल याद रखेंगे, ठीक है, कि कम से कम इतना समय बिताएं तब जाकर उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस चैप्टर को बड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिख रहा भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे, ठीक है, नाबालिग बच्चे को किस प्रकार से भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, देशीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। लिख रहा माता या पिता के भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने पर, मान लीजिए माता या पिता ये भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं और होने पर पूरी आयु तथा क्षमता का कोई व्यक्ति किस प्रकार भारत का नागरिक बन सकता है दोस्तों। तो यहां भी दोस्तों पंजीकरण मेथड की बात करेंगे यहां पर, ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो, ठीक है। देखिए पंजीकरण और देशीकरण में थोड़ा सा अंतर है। पंजीकरण में थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है और देशीकरण में थोड़ा सा रियायत मिलता है। ये आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। आगे बढ़िए, लिख रहा है माता या पिता के स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने पर पूरी आयु तथा क्षमता के किसी व्यक्ति के नागरिकता प्राप्ति के आवेदन से ठीक पूर्व कितने वर्ष तक दोस्तों भारत में रहना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस वाले केस में 1 वर्ष है। कैसे
कैसे याद होगा दोस्तों, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है सर कि इसको याद कैसे किया जाए। बहुत आसान है, वो आपको लग रहा है दोस्तों कि डिफिकल्ट है, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूं, शादी वाले केस में 7 साल याद रखेगा, जनरल केस में रजिस्ट्रेशन अगर लिया जा रहा, पंजीकरण की बात हो रही तो 5 साल याद रखेगा, ठीक है, यही तो बात है। बाकी दोस्तों अगर बच्चे के माता पिता क्या है दोस्तों, वो भारत में रह रहे हैं, पहले से भारत के नागरिक हैं, तब उस केस में दोस्तों कम से कम 1 साल बच्चा रहा हो, ठीक है। लिख रहा है समुद्र पार, कोई व्यक्ति क्या है, समुद्र पार है, मतलब विदेश में है। समुद्र पार का मतलब यहां क्या है दोस्तों, सीधे सीधे विदेश की बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति क्या है, समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत पूरी आयु तथा क्षमता के किसी व्यक्ति के लिए नागरिकता प्राप्ति के आवेदन के कितने समय तक दोस्तों समय देना पड़ेगा। हर केस में, इस केस में सभी जगह 1 वर्ष का ही कंडीशन रखा गया, ठीक है। कितना साल का कंडीशन है, 1 वर्ष का कंडीशन है। जब कभी ये वाला लाइन पड़ेगा यहां से, पूरी आयु क्षमता के किसी व्यक्ति के लिए बात हो रही, तो कंडीशन इसमें याद रखेगा 1 वर्ष का कंडीशन है। देखिए शब्द पकड़िए, उत्तर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए डिफिकल्ट पता क्यों लग रहा है, क्योंकि आज तक कभी आपने इस टॉपिक को पढ़ना उचित नहीं समझा, इसीलिए चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको आसान लगने लगता है, जब उससे दूर भागते हैं तो डिफिकल्ट रहेगा, तो सिंपल सी बात है, तो ध्यान दीजिए। लिख रहा भारत में अभी 5 वर्ष दिया था, याद रखेंगे, जब पीछे 5 वर्ष दिया था, शायद आपने ध्यान न दिया हो, तो 5 वर्ष के लिए यहां पर 1 वर्ष सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। यहां 8 वर्ष से पूर्व रह रहे किसी व्यक्ति के लिए नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन से ठीक पहले कम से कम कितने माह से भारत में रहना अनिवार्य करना है दोस्तों, तो इसके लिए भी 1 साल है, ठीक है, इसके लिए भी 1 साल है। देखिए कभी कभी 1 साल दे देता है, या इसी को हम 12 माह भी कर सकते हैं। आप ऐसा मत रटिएगा 1 साल रट लीजिए और एक ही साल को तो 12 माह कहा जाता है, तो दोनों आप याद करिए, ठीक है। कह रहा माता या पिता में से किसी एक के अविभाजित भारत में, देखिए कहां पैदा हुए दोस्तों, किसी एक के अविभाजित, माता या पिता में से किसी एक के अविभाजित भारत में पैदा होने या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाली किसी भी भू क्षेत्र के निवासी होने की अवस्था में किसी भारतीय को कब से भारतीय मूल का माना जाएगा दोस्तों, तो भैया सिंपल सी बात है, जब उसके बाद की सारी घटना है तब तो उसके जन्म से ही माना जाएगा। आप समझिए, कुछ है नहीं, ध्यान से पढ़े। ये लग रहा है क्वेश्चन 3 लाइन में लिखा है, डिस्टर्ब कर देगा, फिर से पढ़ो। क्या लिखा है कि माता पिता में से किसी एक के अविभाजित भारत में जन्म, यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब जन्म हुआ था। भारत का विभाजन नहीं होता मतलब लाहौर जो पाकिस्तान में, वहां जन्म हो सकता है, ठीक है। या 1900 जब हमको आजादी मिल गई 15 अगस्त को 1947 के बाद कोई भी ऐसा क्षेत्र जो बाद में भारत का अंग बन गया हो, ठीक है, जो भारत का अंग बन गया हो, वहां पे जन्म हुआ हो, भैया तो जन्म से नागरिकता है ना, क्या है, जन्म से नागरिकता माना जाएगा वहां पर, वहां कोई केस तो है नहीं, ठीक है। अविभाजित भारत का नाम लगा के केस सारा समाप्त कर दिया। किस वर्ष नागरिकता अधिग्रहण या पंजीकरण द्वारा काल को बढ़ा करके 6 माह से 5 वर्ष कर दिया गया। तो पहले तो 6 माह था, बाद में जो आपका 1986 में जो संशोधन हुआ दोस्तों, उसी संशोधन में मैंने बताया तो था आपको कि भैया यही कहा था ना पिछले वाले क्लास में कि ये कमी थी, ठीक है, और इसी कमी को दूर करने के लिए ये पहली बार संशोधन किया गया था। भाई नागरिकता अधिनियम 1955 में यही कमी थी कि कोई व्यक्ति 6 महीना भी रह लेता था तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। बाद में इस केस को बढ़ा के 5 साल कर दिया गया, क्योंकि 6 महीना तो कोई भी आके बिता लेगा। कह रहा है राज्य क्षेत्र में विलयन से, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जिसका विलय हो गया दोस्तों भारत में, कह रहा है विलयन से अगर, अब देखिए मान लीजिए सपोज करिए बांग्लादेश का कोई खंड था, ठीक है, वो भी बांग्लादेश का गांव था शुरुआत में, बाद में उसे भारत सरकार ने अपने यहां शामिल कर लिया। तो भैया उस भूखंड पे रहने वाले जो लोग होंगे वो तो अब भारत में आ जाएंगे, लेकिन उनको नागरिकता मिलेगी कैसी, तो इसको नाम दिया गया दोस्तों क्षेत्र समाविष्टि। क्या नाम दिया गया, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, ठीक है, क्षेत्र समाविष्टि नाम दिया गया। किसके द्वारा, क्यों, जब वो क्षेत्र ही भारत में जोड़ दिया गया तो सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जाएंगे। कब से, जब से जोड़ा गया तब से। भाई यही केस तो है। मान लीजिए कल को भारत ने क्या कर लिया, पाकिस्तान के किसी हिस्से को भारत में जोड़ लिया, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, वहां के जो नागरिक होंगे जिस दिन उसको जोड़ा जाएगा उसी दिन से उन्हें क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। आगे लिख रहा है, देखिए 3 लाइन का क्वेश्चन और छोटा सा जवाब इसका है, पढ़िए क्या लिखा है। यदि किसी अन्य देश का नागरिक भारतीय नागरिकता का आवेदन स्वीकृत करने पर अपने देश की नागरिकता को त्याग देता, मान लीजिए कोई कनाडा का व्यक्ति था, वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया और उसके बाद क्या कर दिया, जो विदेशी नागरिकता थी उसकी, मतलब जहां पहले रह रहा था वहां का आवेदन त्याग दिया। अब इसे क्या कहा जाएगा, इसे
प्राकृतिक नागरिकता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक नागरिकता की श्रेणी में आता है। ठीक है, जनरल, यार सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति जापान में रहता था, अब उसे लगता है हमें भारत में रहना चाहिए, वहां का नागरिकता त्याग करके भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर दिया, आवेदन उसका एक्सेप्ट कर लिया गया। ये क्या है? ये प्राकृतिक नागरिकता के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। यहां पर पंजीकरण, देशीकरण से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिख रहा है यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, क्या कर रहा हो? भारत में रह रहा हो, या भारत सरकार की सेवा में हो, यानी भारत सरकार क्या नौकरी कर रहा हो, उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने से कम कितने माह पूर्व प्रवास करना चाहिए दोस्तों? तो इन सब केसों में दोस्तों 1 साल है, सीधा सीधा क्या दोस्तों? 1 साल है कम से कम, या 12 माह। 1 साल या 12 माह एक ही बात है, दो बात नहीं है, इसलिए लिख रहा हूं परीक्षा में 1 साल ना देकर 12 माह दे दिया। अब आपका ध्यान वर्ष पे लगा है, आप 3-5 वर्ष कर लेंगे, गलत हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से नागरिकता हासिल करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति को कौन सी भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए? तो दोस्तों जो हमारी जो अनुसूची 8 है उसमें जिन 22 भाषाओं का, ठीक है, 8वीं अनुसूची में ठीक है, जो 22 भाषा है उनमें से किसी भी भाषा का जानकार हो, तब दोस्तों जाकर के उसे क्या मिलेगा? नागरिकता मिलेगा। जो हमारी 22 भाषाएं, उसी 22 भाषाओं में से उसको जानकारी होना चाहिए, तब जो है नागरिकता मिलेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जो डिफिकल्ट रहता है यार हमें वो भी तो पढ़ना है, हमें ऐसा थोड़े करना कि जो हमें नहीं आता हम छोड़ते जाएं। देखिए नितिन सर की क्लास में आने के बाद ना यही तो सीखना है, मैं आपको हर एक टॉपिक पर प्रैक्टिस कराता हूं। अभी आपने पढ़ा नागरिकता का अर्जन, अभी मैं पढ़ाऊंगा एक टॉपिक और लाके नागरिकता की समाप्ति। वो कौन कौन से केस है जब नागरिकता समाप्त हो जाती है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा, तब जाकर और बेहतर ढंग से आप चीजों को सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी किताबें हैं तो किताबें भी ले सकते हैं। देखिए देर न करिए, मैं तो यही कहूंगा आप पेड प्रोग्राम आके ज्वाइन कर लीजिए, बस चेक करते रहिए, पेड कोर्स आके ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। पेड कोर्स में जो शानदार तरीके से पढ़ाया जाता ना, ये सारे क्वेश्चन आपको हलवा लगने लगेंगे, लगेगा कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा, स्टडी 91 के साथ आना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक निवेदन आप सभी से है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, देखिए आपका अपना चैनल है, हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, हम बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, बहुत छोटा चैनल है, माउथ पब्लिसिटी की वजह से हम यहां तक आए हैं और आगे भी हम उसी आधार पर चलते रहेंगे। ठीक है, हम देखिए किसी बिजनेस एथिक्स पे नहीं चलते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है नहीं, हम इसी पे काम करते हैं कि बच्चों को कम समय में बेहतर स्टडी मटेरियल कैसे दिया जाए, और इस काम में हमेशा स्टडी 91 सबसे आगे रहा है, चाहे आप जहां से कंपेयर कर लो। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट की बात करना, बाकी अन्य किसी चीजों पर हम बातचीत नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।